So once again, I would like to give my warm welcome to all participants. And today we are going to discuss a very good business opportunities in the warehousing segments. That is FCI Silo Tender 2024. जैसा कि आप सभी को इस टेंडर के बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशंस पता होंगी और आप अवेयर भी होंगे। बहुत ही ज़्यादा एक वेयर हाउसिंग सेक्टर में लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, फिक्स्ड मंथली रेंटल इनकम एवेन्यूज, पैसिव इनकम जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड अपने इंडिया में लाइनअप है। तो उस टेंडर के बारे में हम डिटेल्ड में आज इस वेबिनार के माध्यम से आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन वेयर हाउसिंग टेंडर्स। वेयर हाउसिंग टेंडर्स में, साइलो टेंडर्स में आप अच्छे से कैसे पार्टिसिपेट करें, उसके कुछ बेसिक्स जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हैं, हम आज आपके साथ इनके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो जैसा कि एफसीआई साइलो टेंडर्स जो कि अभी 54 लोकेशंस पर, पूरे इंडिया में 54 लोकेशंस पर ओपन है। 17 प्रोजेक्ट के माध्यम से ओपन है। 17 प्रोजेक्टेड आर इनवाइटेड बाय द एफसीआईज इन द 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में ये टेंडर ओपन है और इस टेंडर को जो सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 7 नवंबर 2024 है। हम लास्ट डेट का इंतजार ना करें, क्योंकि एफसीआई साइलो टेंडर्स जो है टेक्निकली और फाइनेंशियली जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा एक आपको अवेयरनेस रखना है। कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेक केयर रखना है। और भी काफ़ी ऐसे अलाइड एस्पेक्ट्स हैं टेंडर सबमिशंस के। यदि आप टाइमली प्रिपरेशंस रखेंगे तो आप अच्छे तरीके से पेपर को अरेंज कर पाएंगे और अपना जो टेक्निकल बिड है, फाइनेंशियल बिड है, वो अच्छे से आप सबमिट कर पाएंगे। बिफोर गोइंग टू प्रोसीड, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर कंपनीज। वी एट KIP वर्किंग एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट सिंस 2008 onward. We are working particularly for the MSM units, warehousing and logistic units, agri-infra projects. We help our clientele in taking the right investment decisions with appropriate business modeling so that they can avail maximum subsidy benefits, reduce their cost and maximize their profits. Warehousing sector में KIP 2008 से अपनी सेवाएं दे रही है। We were also working on the subsidy aspect on the warehousing sectors, along with the business opportunities like FCI, state warehousing corporations, HAFED, PANSAB, PANGRAINS, who are awares inviting the warehousing tenders. We will also supporting our investor business community in participating that tenders opportunities also. तो उसी सीरीज में FCI ने जो टेंडर इनवाइटेड अभी किए हुए हैं 2024 में साइलोज के लिए 54 लोकेशंस पे, इस टेंडर के बारे में इस वेबिनार के माध्यम से हम आपको जो इंफॉर्मेशन आज शेयर करें वो पहले हम आपको ब्रीफ अबाउट टेंडर्स के बारे में बताएंगे कि टेंडर की ब्रीफ्स क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये ओपन्स हैं। हम टेंडर का एक एग्जाम्पल्स लेके आपके साथ उसको कैसे भरें, उसका जो नेटवर्थ एलिजिबिलिटीज है, कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, साइट की आइडेंटिफिकेशन आपने कब करनी है, कितना लैंड का रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या रेवेन्यू मॉडल्स रहेगा। क्योंकि एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसमें फाइनेंशियल बिड जब हम करते हैं तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि हम कैसे अच्छे से अपनी प्राइसिंग बिड को इवेल्युएट करें, उस मॉडल को हम समझेंगे। साथ में KIP आपको कैसे असिस्ट करेगा पूरे टेंडर फाइलिंग प्रोसेस में, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो सबसे पहले यह जो टेंडर है FCI का, जो साइलो टेंडर है, यह जो इनवाइटेड किया गया है, इसमें हब और स्पोक दोनों मॉडल कवर किए गए। यानी हब ऐसी लोकेशंस हैं जो कि रेल हेड से कनेक्टेड होंगी और जो स्पोक है वो रोड से कनेक्टेड लोकेशंस होंगी। एक प्रोजेक्ट में
हब मॉडल भी है और स्पोक मॉडल भी है, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जहां ओनली स्पोक मॉडल ही है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आपका लैंड असेसमेंट के अकॉर्डिंगली, सूटेबिलिटीज के अकॉर्डिंगली आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये जो टेंडर है, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ओन मॉडल है, यानी DBFOO। यानी आपको डिजाइन भी करना है, बनाना भी है, फाइनेंस भी आपने ही अरेंज करना है, इसको ऑपरेट भी करना है, और उसकी ओनरशिप आपके पास ही रहे। इस टेंडर का जो गारंटेड एग्रीमेंट पीरियड है वो 387 मंथ्स है, यानी 387 महीने। इनडायरेक्टली 32 साल और 3 महीने, 32 ईयर्स। तो एक लॉन्ग टर्म जो है गारंटेड पीरियड इसमें कवर किया गया है। आपको ये जो टेंडर में पार्टिसिपेशन करना है, ये जो टेंडर का जो मॉडलिंग है, 2 बिड सिस्टम रहेगा, टेक्निकल बिड भी है और फाइनेंशियल बिड भी है, और DBFFO मॉडल इसमें रहेगा। टेंडर जो पूरे इंडिया में अभी जो लोकेशन है, मैं ब्रीफ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिटेल्स में अगर आपको टेंडर लोकेशन लेनी है, टेंडर डॉक्यूमेंटेशन लेना है, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, टोटल 7 स्टेट्स हैं: पंजाब, वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। 7 स्टेट्स में 17 प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि आपको टेबल में दिख रहा है, पंजाब में 4 प्रोजेक्ट हैं सबसे ज्यादा, वेस्ट बंगाल में 3, गुजरात में 2, राजस्थान में 2, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में 2-2 प्रोजेक्ट हैं। और एक प्रोजेक्ट में लोकेशंस हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट में 3 लोकेशंस हैं, 4 लोकेशंस हैं, 5 लोकेशंस हैं। तो टोटल लोकेशंस 54 हैं। और टोटल जो कैपेसिटीज है, स्टेट वाइज भी मैंने यहाँ शेयर किया हुआ है। टोटल 25,12,500 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी के लिए 54 लोकेशंस पर 17 प्रोजेक्ट के माध्यम से 7 स्टेट में ये टेंडर इनवाइटेड है। जहाँ की भी लोकेशंस आपकी नियरेस्टेड है या आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं, आप वहाँ की लोकेशन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल्स, कि हम एक एग्जांपल्स लेके इस पूरे टेंडर को समझाना चाहेंगे आपके साथ। फॉर एग्जांपल्स, हमने जो प्रोजेक्ट नंबर 7 है, पंजाब का पहला प्रोजेक्ट है, पंजाब स्टेट का। आप इसमें देखेंगे कि टोटल 4 लोकेशंस हैं, यानी हब मॉडल इसमें 2 हैं, आप देख पा रहे होंगे, और स्पोक मॉडल भी 2 हैं। बठिंडा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, यानी पंजाब का बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में 4 लोकेशंस पर 2 हब मॉडल हैं, 2 स्पोक मॉडल हैं। और आगे इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि कैपेसिटीज कि 50,000, 37,500, 50,000, 50,000, टोटल 1,87,500 मीट्रिक टन की कैपेसिटी का यह पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 4 लोकेशंस इंक्लूडेड है। यहाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके लिए ये है कि आपको लोकेशन स्पेसिफिक टेंडर नहीं भरना है, आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे प्रोजेक्ट का टेंडर सबमिट करना है। कई इन्वेस्टर के माइंड में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर हम एक लोकेशन का टेंडर भर दें। नहीं, ऐसा नहीं है। टेंडर पूरे प्रोजेक्ट का सबमिट होगा, ये आपको टेक केयर रखना है। तो इस टेंडर की पूरी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो FCI ने असेसमेंट किया है, इंक्लूडिंग लैंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये 215.34 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट एज असेस बाय द FCI। इसमें डेविएशन हो सकता है, लेकिन जो FCI ने जो असेसमेंट किया है वो 215 करोड़ का अप्रोक्सीमेट इसमें किया है। इसमें जो आपको EMD डिपॉजिट करानी होगी, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 1.25%, 1.25% EMD अमाउंट है, जो कि 2,69,00,000 की टोटल EMD अमाउंट्स बनेगी। ये बैंक गारंटी के माध्यम से भी आप डिपॉजिट करा पाएंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए जो एलिजिबिलिटीज है, वो आगे डिटेल्स में भी मैं समझाऊंगा आपको, कि जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है वो 25% है पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट की। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 54 करोड़ के अराउंड नेटवर्थ असेसमेंट इसमें निकल के आएगा,
इतना नेटवर्थ आपके पास होना चाहिए। लैंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो लैंड की रिक्वायरमेंट्स है, वो देख पा रहे होंगे कि हब मॉडल में 18 एकड़ है, स्पोक मॉडल में ये 37,500 MT के लिए 6, 50,000 MT के लिए 7 एकड़, और 50,000 मीट्रिक टन के हब मॉडल के लिए 18 एकड़, टोटल 49 एकड़ की यहाँ लैंड की रिक्वायरमेंट्स आएगी। आगे इसमें एक रेफरेंस एरिया भी मेंशन किया हुआ है, यानी जो लैंड है कहाँ पे लोकेटेड होनी चाहिए, वो रेडियस इन्होंने डिफाइन की हुई है। जैसे ही टेंडर डॉक्यूमेंट्स में भी आप देखेंगे कि लास्ट में अनेक्शर इसका स्पेसिफाइड है, रेफरेंस एरिया के अंदर आपकी लैंड होनी चाहिए। तो ये एक प्रोजेक्ट के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि कैसे आपको पार्टिसिपेशन करना है, कितना नेटवर्थ, कितना ईएमडी, कितनी लैंड की असेसमेंट बनेगी, और कहाँ कहाँ लैंड लोकेटेड होनी चाहिए, कौन सा मॉडल होगा, कौन सा मॉडल होगा, और कितनी कैपेसिटी और टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपको इस टेबल के माध्यम से हमने यहाँ समझाने के लिए आपको अंडरस्टैंड किया। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसकी शुरुआत करें। आपको सबसे पहले, जैसे मैंने बताया कि 17 प्रोजेक्ट हैं, तो प्रोजेक्ट सेलेक्टेड करना है आपको कि कौन से प्रोजेक्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है। जैसे ही प्रोजेक्ट आपका सिलेक्टेड होता है, तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का नॉर्म्स आपके सामने आता है, और उसके अकॉर्डिंगली अब हम आगे का हमने प्रोसेस लाइन अप करना है कि नेटवर्थ की क्या रिक्वायरमेंट उसके लिए रहे। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल्स लिया, इस एग्जांपल्स में जो प्रोजेक्ट नंबर 7 है, पंजाब का है, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट का है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें 215 करोड़ के अराउंड इन्होंने असेस। तो यदि हमें टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, तो अप्लीकेंट के पास, मैं आगे बताऊंगा कि अप्लीकेंट कैसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कंडीशंस है। अप्लीकेंट यानी बिडर के पास जो नेटवर्थ होना चाहिए, वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% होना चाहिए। यानी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हमारा जैसे 215 करोड़ है, तो अकॉर्डिंगली 54 करोड़ का नेटवर्थ आपके पास होना चाहिए। यदि अप्लीकेंट कोई कंपनी है, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, या इंडिविजुअल्स हैं, तो उनको नेटवर्थ कैसे काउंट करना है वो भी हमने यहाँ पे ट्राई किया आपको समझाने का। यदि अप्लीकेंट एक कंपनी है, तो उसका जो भी बैलेंस शीट में सब्सक्राइब और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्लस उसमें जो रिजर्व होते हैं और जो रिवैल्यूएशन रिजर्व उसमें से माइनस किए जाते हैं, यानी जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं या रिजर्व्स नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, वो माइनस करके नेट जो से इक्विटी शेयर कैपिटल है वो नेटवर्थ में काउंट होती है। यदि अदर देन कंपनी है, तो आपकी एसेट्स और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया जाता है। ऐसा एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट्स बनेगा आपका, जो कि ड्यूली सर्टिफाइड होना चाहिए आपके स्टेचुटरी ऑडिटर के द्वारा या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा। तो नेटवर्थ क्राइटेरिया आपको मैट आउट करना है, सबसे पहले ये टेक के रखना है। नेटवर्थ किसके पास है, वही अप्लीकेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। और यदि एक अप्लीकेंट के पास नेटवर्थ की कमी रह जाती है, तो वो 2 3 4 मिलके भी एक अपना कंसोर्टियम मॉडल भी बना के इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले बताया आपको कि आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया आपने, प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट आपके सामने है, उसके अकॉर्डिंगली नेटवर्थ आपने असेसमेंट करना है, कितना नेटवर्थ हमारे पास हो ताकि आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाए। इसमें आवेदन कौन कर सकता है? जैसे बीइंग ए इंडिविजुअल कैपेसिटी, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपके पास नेटवर्थ है। आप कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी, या आपका ग्रुप ऑफ मेंबर्स जिसको हम कंसोर्टियम भी बोलते हैं, वो भी कंसोर्टियम बनाकर भी हम यदि नेटवर्थ क्राइटेरिया को मेट आउट कर जाते हैं, तो हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब जनरली जो कंसोर्टियम बनता है यानी ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनता है, यह इसमें ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना है कि उन्हीं मेंबर्स की नेटवर्थ को काउंट किया जाएगा जिनका कंसोर्टियम में शेयर होल्डिंग मोर देन 26% होगा। 26% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग होगी, तो ही उनकी नेटवर्थ को काउंट किया जाएगा। यहां मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, बिफोर टेंडर फाइलिंग्स आपको आज की डेट में ऐसा कोई कंपनी नहीं बनानी है, ऐसा कोई पार्टनरशिप नहीं रजिस्टर कराना है,
ना ही कोई और किसी टाइप का रजिस्ट्रेशन इसमें रिक्वायर्ड है। यदि आपको, अगर आप एज ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो कंसोर्टियम बनेगा वो एक कंसोर्टियम एक एग्रीमेंट के माध्यम से बनेगा। आपको अभी ऐसा कोई एसपीवी कंपनी या फर्म रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। तो जो कंसोर्टियम एग्रीमेंट बनेगा उसमें स्पेसिफाइड होता है कि कंसोर्टियम में कितने मेंबर हैं और उनकी शेयर होल्डिंग कितनी कितनी है। मैं आपको एक एग्जांपल जो हमने इस सीरीज में हमने जो लिया था अभी, जो पंजाब का बठिंडा का जो एग्जांपल्स लिया था, जिसमें 215 करोड़ का प्रोजेक्ट था। मान लीजिए आप इंडिविजुअल्स, टेबल में आप देख पा रहे होंगे, आप इंडिविजुअल्स, आपके पास नेटवर्थ है 55 करोड़ की, तो अपने इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट कर लिए। अब अगर मान लीजिए आपके पास नेटवर्थ नहीं है, आप अपने साथ एक दो तीन चार लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, तो हमने नीचे एक इसमें टेबल में आपको शेयर किया हुआ है कि कंसोर्टियम, इसमें ABCD ये चार लोग इसमें पार्टनर बने। तो ABCD यानी जो इनका ए का शेयर होल्डिंग है वो 26% है, बी का जो शेयर होल्डिंग है वो 20% है, सी का जो है वो 28% है, डी का जो है वो 26%। और इन चारों के पास जो जो नेटवर्क है, जैसे ए के पास 15 करोड़ है, बी के पास 10 करोड़ है, सी के पास 20 करोड़ है, डी के पास 20 करोड़ है। तो जब टेंडर सबमिट करेंगे तो ए का और सी का और डी का ही नेटवर्क काउंट होगा, बी का नेटवर्थ इसमें काउंट नहीं होगा। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका हिस्सा 10%, 26% से कम है। आप देख पा रहे होंगे इसमें। तो यदि अब जब हम टेंडर सबमिट करेंगे, नेटवर्थ उसी मेंबर का काउंट होगा जिसकी शेयर होल्डिंग 26% या उससे की ज्यादा है। तो जब भी आप कंसोर्टियम बनाएं, आप ये इंश्योर करें कि जिस मेंबर के पास नेटवर्थ है उसको हम 26 या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग्स अपने कंसोर्टियम में दें। तो ये आपने अच्छे से समझना है। कंसोर्टियम बनाकर या आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में या आपकी फर्म्स या कंपनी जिसमें भी नेटवर्थ का क्राइटेरिया मेट आउट होता है, आप अकॉर्डिंगली टेंडर में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन ले सकते हैं कि आवेदन कौन करेगा। अगर हम कंसोर्टियम बनाते हैं तो कंसोर्टियम में जितने भी मेंबर्स होंगे वो एक मेंबर को एज ए लीड मेंबर अपॉइंट करेंगे। तो लीड मेंबर्स को पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी और उसी के माध्यम से सारा टेंडर सबमिट किया जाएगा। तो यहाँ मैंने बताया आपको कि कैसे हम आवेदन कर सकते हैं, कौन आवेदन कर सकता है, और नेटवर्थ का जो एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है वो हमारे लिए क्या रहेगा। अब हम बातचीत करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट की। यहाँ एक क्लैरिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब भी हम टेंडर भरते हैं तो हमारे माइंड में ये होता है कि हमारे पास जमीन होनी चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है। टेंडर पार्टिसिपेट करते समय आपके पास लैंड का होना मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए इसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस दिया गया है कि अगर कोई सक्सेसफुली जो बिडर सेलेक्ट होगा तो आफ्टर टेंडर अलॉटमेंट्स उसको 270 दिन का टाइमिंग दिया जाएगा। 270 दिन उसको मिलेंगे, जिस इस ड्यूरेशन में उसको वो लैंड अक्वायर करनी है। या तो वो खरीद सकता है या वो लीज पे भी ले सकता है। अगर लीज पे लेता है तो 35 ईयर की रजिस्टर्ड लीज डीड उसको इंश्योर करनी है। यानी इनडायरेक्टली आज आपको लैंड का अरेंजमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप टेंडर सबमिट कर सकते हैं यदि आज आपके पास लैंड नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट में जो लोकेशंस हैं, जो रेफरेंस एरिया मेंशन है, मैं यहाँ पे लैंड खरीद भी सकता हूँ या मैं अरेंज कर सकता हूँ या लीज पे ले सकता हूँ या टाई अप कर सकता हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोविजन है। 270 दिन के अंदर अंदर आफ्टर साइनिंग द कंसेशन एग्रीमेंट आपको कम से कम 80% जो लैंड रिक्वायर्ड है वो आपको अरेंज करनी ही करनी। किसी कारणवश यदि आप लैंड इन 270 दिन में अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक्सटेंशन भी मिल जाता है नेक्स्ट 90 डेज का। वो एक्सटेंशन तभी मिलेगा यदि आपने कम से कम 240 दिन के अंदर अंदर 60% लैंड एक्वायर कर ली हो और आपने जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो डिपॉजिट करा दी है विद इन 30 डेज ऑफ द साइनिंग ऑफ द कंसेशन एग्रीमेंट, जो कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 3% होगा।
तो वो आपने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट करा दी हो, और आपने कम से कम 60% लैंड एक्वायर कर ली हो, और जो हब मॉडल है वहां आपने इन प्रिंसिपल अप्रूवल रेलवे से ले ली हो। अगर आप ये तीनों कंडीशन मेट आउट कर जाते हैं तो, और किसी कारणवश पूरा लैंड एक्वायर नहीं कर पाते, तो आपको एक्सटेंशन का भी इसमें क्लोज है। तो यहाँ आपको अभी चिंता नहीं करनी है कि लैंड आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास सुटेबिलिटीज ऑफ लैंड है, आप उसका असेसमेंट कीजिए, ताकि जैसे ही अगर टेंडर मिले तो आप उस चीज को प्लानिंग कर पाए। हाँ, इट्स ए प्री रिक्विजिट। इसको आज ही आपको प्लानिंग करना होगा कि अगर मैं यहाँ टेंडर में पार्टिसिपेट करूँ तो कम से कम ये इतने एरिया में इतने एकड़ लैंड में मैनेज कर पाऊँ। लैंड की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ये मैं आपको इस टेबल के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। आप कोई भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, दो मॉडल जैसे हमने बताया, स्पोक मॉडल रहेगा और हब मॉडल रहेगा। यदि आपका स्पोक मॉडल है और कैपेसिटी अगर 25,000 MT की है तो आपको 4 एकड़ लैंड चाहिएगा। वहीं अगर ये हब मॉडल है तो 15 एकड़। 37,500 मीट्रिक टन का अगर कैपेसिटी है तो 6 एकड़ स्पोक मॉडल के लिए, 17 एकड़ हब मॉडल के लिए। 50,000 MT के लिए 7 एकड़ फॉर स्पोक मॉडल और 18 एकड़ फॉर हब मॉडल। तो ऐसे ये लैंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड है टेंडर डॉक्यूमेंट्स में। आपको एज रहेगा जब भी आप प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करें, आप ये देखिए कि वहाँ की जो लोकेशन है, लोकेशन स्पेसिफिक कितनी स्टोरेज कैपेसिटी का वहाँ गोडाउन बनना है, कितनी लैंड आपको वहाँ रिक्वायरमेंट रहेगी, और आपने वहाँ का ये भी इंश्योर करना कि वो हब मॉडल है या स्पोक मॉडल है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी लैंड की रिक्वायरमेंट को पहले ही असेस कर पाए, आप अपनी प्लानिंग कर पाए, आप अपना प्री अरेंजमेंट कर पाए। तो जिस भी प्रोजेक्ट लोकेशन को आप सिलेक्ट करते हैं, उसकी टोटल लैंड असेसमेंट को आप पहले अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपको इजीनेस रहे पूरे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करने। यहाँ लैंड रिक्वायरमेंट के साथ साथ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह भी है, जब आप फाइनेंशियल बिड करेंगे तो आपको लैंड की कॉस्ट का असेसमेंट करना पड़ेगा। नो डाउट एफसीआई ने अपनी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट असेसमेंट में लैंड कॉस्ट को इंक्लूडेड किया हुआ है। फिर भी प्रैक्टिकली वहाँ मार्केट में क्या रेट है, क्योंकि जैसे ही आसपास के एरिया में ये न्यूज जाएगी कि भाई यहाँ एफसीआई साइलो टेंडर ओपन है, तो इट मे पॉसिबल कि मार्केट में जो है लैंड का रेट डेविएट हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो अकॉर्डिंगली आपको प्रोविजन रखना है कि लैंड की कॉस्ट मेरी इतनी रहेगी, और अदर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब आएगी तो अकॉर्डिंगली आपको फाइनेंस बिड करना होता है, अपना रेट कोट करना होता है। इन केस, हाँ, वो आगे मैं आपको शेयर भी करूंगा। यदि आप पूरे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं तो आप केआईपी के साथ जुड़कर वो भी कर सकते हैं, तो मैं आगे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो ये लैंड रिक्वायरमेंट एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, पूरे प्रोजेक्ट की जान है, आपका प्री असेसमेंट है, और इसको अच्छे से आपने करना है, टोटल लैंड की असेसमेंट। नाउ वी कम टू ऑन मूव ऑन द रेवेन्यू मॉडल्स। जब भी हम टेंडर भरते हैं, टेंडर में डिसीजन लेते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि कॉस्ट क्या रहेगी और हमें इनकम क्या मिले, क्या किस रेट पे हमें टेंडर सबमिट करना चाहिए। तो कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस हमें करना होगा। तो एफसीआई के साइलो टेंडर का रेवेन्यू मॉडल क्या है, यानी आपको इनकम कैसे जनरेट हो, यहाँ पे इन्होंने जो रेवेन्यू मॉडल्स को है वो तीन बेसिक चीजों में डिवाइड किया है। पहला है फिक्स स्टोरेज चार्जेस, दूसरा है वेरिएबल चार्जेस, तीसरा है हैंडलिंग चार्जेस। हमें जो बिड करनी है वो फिक्स स्टोरेज चार्जेस के लिए ही बिड करनी है। वेरिएबल चार्जेस और हैंडलिंग चार्जेस एज पर द एफसीआई नॉर्म्स आपको मिलेंगे। जो एफसीआई ने टेंडर में डिफाइन किया हुआ है वो आपको एज पर दियर एफसीआई नॉर्म्स रेगुलर मिलते रहेंगे। लेकिन जो टेंडर में हमें बिड करना है वो केवल फिक्स्ड स्टोरेज चार्जेस के लिए ही बिड करना है, जो कि 387 मंथ के लिए हमें बिड कर, यानी इनडायरेक्टली जो फाइनेंशियल बिड हमें करनी है वो हमारे फिक्स स्टोरेज चार्जेस के लिए हमें करनी है। अब जो फिक्स स्टोरेज चार्जेस है वो डिटरमाइंड कैसे हो, आप सभी एज ए बिडर्स जब अपना फाइनेंशियल बिड सबमिट करेंगे, तो जो L1 रहेगा यानी जिसका वर्स्ट प्राइस होगा, उसको वो जिसने
टेंडर में कोट किया है उसको टेंडर के अलॉटमेंट्स होता है। इसमें आगे जो प्रोविजंस है, क्योंकि ये 32 ईयर्स के लिए है, तो जो बेस ईयर होगा आपका, जिस साल से आपका रेंट शुरुआत होगा, उसके आगे के जो सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं उसमें हर साल जो फिक्स्ड स्टोरेज रेंट है जो आपका L1 पे आया है, उसमें हर साल 2% का एक डिक्रीजमेंट होगा, यानी वो 2% से रिड्यूस हो जाएगा। प्लस वो इंक्रीज होगा WPI और CPI के इंडेक्स, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसको इनडायरेक्टली हम इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इसमें जो इंक्रीमेंट आएगा उससे वो इंक्रीज भी होता रहेगा। इसको मैं एक एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर हमें अंडर एलोकेट होता है, तो इसमें 3 ईयर का एज ए हमें जैसे ही हम टेंडर हमें अलॉट होता है, एलओआईज मिलता है और कंसेशन एग्रीमेंट जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके अंदर हमें 3 साल का पीरियड हमें मिलेगा एज ए कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो शुरू के 270 दिन प्लस 90 डे का एक्सटेंशन लैंड प्रोक्योरमेंट के लिए लाइन अप है, और रेस्ट 2 ईयर्स इसमें कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको दिए जा रहे हैं। इनडायरेक्टली 720 दिन का अप्रोक्सीमेट पीरियड कंस्ट्रक्शन का रहता है, और आपका 360 दिन का जो पीरियड है विद एक्सटेंडेड क्लॉज, वो लैंड प्रोक्योरमेंट के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि शुरू के 1 2 3, ये 3 साल तो आपके कंस्ट्रक्शन के रहेंगे। चौथे साल में आपका ही रेंट आना शुरू होगा। तो आज की डेट में जो WPI इंडेक्स है और जो CPI इंडेक्स है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे आज के डेट का जो WPI इंडेक्स है 151.2 है, और CPI इंडेक्स 138.9। अब ये हर साल इसके अंदर एक इंक्रीमेंट आएगा। तो हमने यहाँ 4 एग्जाम्पल्स आपकी इस एग्जाम्पल्स को शेयर करने के लिए, जो पिछले 3 सालों का एक एवरेज इंक्रीमेंट रहता है, हमने लास्ट 3 ईयर्स का एक एवरेज इंक्रीमेंट पकड़ा। अकॉर्डिंगली हम ये मान के चले कि उतना इंक्रीमेंट हर साल आएगा, ये हमने एज्यूम किया है। मैं यहाँ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये डाउन भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, सब्सिक्वेंटली अगले सालों में क्या इसका इंक्रीमेंट रहेगा नहीं रहेगा वो सर्टेन नहीं है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल्स हमने पिछले 3 साल का एवरेज लेके ये कैलकुलेशंस की, तो हर साल इसमें एक इंक्रीमेंट आया। जैसे मान लीजिए एवरेज 6% का इंक्रीमेंट है, किसी में 5% का है, तो 1 2 3 ऐसे कॉन्टिन्यूसली आप इंक्रीमेंट देखेंगे। तो जो चौथा साल है हमारा, जिसमें हमारा WPI इंडेक्स आया है 181.36, और CPI इंडेक्स आया है 166.6, 166.6। अब इससे अगले साल यानी 5वें साल में ये 192.7 है। तो यहाँ 181 से ये 192 हुआ, और 166 से 177 हुआ, ये इंक्रीमेंट है यहाँ पे। WPI में और CPI में इंक्रीमेंट है, तो जितना इंक्रीमेंट होगा उससे हमारा जो स्टोरेज चार्जेस है वो इंक्रीज होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि फॉर एग्जांपल्स हमारा बेस रेट 100 रुपये है, और 100 रुपये है। पहले 3 साल में हमने कंस्ट्रक्शन से लगाया, चौथे साल से हमें रेंट मिलना शुरू हुआ 100 रुपये। और अगर वो हम एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़े, आपको टेबल में भी नजर आ रहा होगा, जैसे चौथे साल में वो 100 रुपये था, हम एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं। तो 5वें साल में, यानी टेबल में वो 8वें साल का पॉइंट नजर आएगा आपको, 8वें साल में नजर आएगा 100 से वो पहले 98 पे आएगा, यानी 2% का डाउन हुआ उससे। 98 से फिर वो 2% का रिडक्शन आएगा, फिर 2% का रिडक्शन, कॉन्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंटली इसमें हर साल 2% का डिक्रीजमेंट चलता रहेगा। प्लस ये तो डिक्रीज हुआ किराया, अब इंक्रीज कितना होगा? तो इंक्रीज में जैसे हमने एग्जांपल्स लिया हुआ है, जो WPI है हमारा 8वें साल में वो 231.14 है, और जो हमारा बेस ईयर था यानी चौथा साल जिसमें रेंट आना शुरू हुआ, उस समय हमारा WPI था 181.36। ऐसे जो CPI है वो 8वें साल में 212.31 है, और जो बेस ईयर है उसमें 166.60 है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ। यहाँ क्लैरिफाइड कर देता हूँ कि बेस ईयर से ही इंक्रीमेंट काउंट होंगे। तो जो FCI ने फॉर्मूला बनाया है वो ये है कि 2% तो आपका डिक्रीजमेंट होगा हर साल,
लेकिन उसमें जो WPI इंडेक्स में जो इंक्रीमेंट आएगा उससे ये बढ़ भी जाएगा। और उसमें भी इन्होंने WPI में जो हमारा WPI का जो इंक्रीमेंट होगा उसका 70% ये लेंगे, और जो CPI का होगा उसका ये 30% लेंगे, यानी दोनों के इंक्रीमेंट का ये एक पोर्शन लेंगे। तो हमारे एग्जांपल्स में जैसे हमने बेस ईयर का माना हमारा 1 प्लस, अब WPI में जितना इंक्रीमेंट हुआ, अब WPI हमारे 8वें साल में था 231.14, बेस ईयर का 181.36, तो जितना ये बढ़ा उसका आप देख पा रहे हो कि 17%। CPI का 212 था और 166 बेस ईयर का था, जितना ये बढ़ा उसका 30%। इस फॉर्मूलेट को करने के बाद हमारा जो रेंट आया वो 1.27, यानी इंक्रीमेंट ये 1.27 हुआ। आपको टेबल में भी दिख रहा होगा कि 8वें साल में जो इंक्रीमेंट है एज पर द WPI और CPI ये 1.27 होगा। तो हमारा किराया कितना होगा 8वें साल में? जो हमारा बेस रेट था वो रिड्यूस होके 92.24 हो गया। तो 92.24, और उसमें जो इंक्रीमेंट आएगा हमारा 1.27 के अकॉर्डिंगली ये बनेगा 117.14। यानी आपको जो 8वें साल में जो रेंट मिलेगा वो 117.14 हुआ, जिसमें हमने दोनों फॉर्मूले काउंट करके ये फॉर्मुलेशंस लाइन अप की कि हमने 2% का रिडक्शन भी किया और जो इंक्रीमेंट से उसको इसको प्लस किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जैसे चौथे साल में किराया शुरू हुआ 100, उससे अगले साल में 103, 108, 112, 117, 122, 127, ये दोनों को कनेक्ट करके हमने फिक्स स्टोरेज रेंट को फॉर्मुलेट किया, कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से आपका जो फिक्स स्टोरेज रेंट है, अगले आपको जो अगर हमारे 3 साल इसमें चले भी जाते हैं कंस्ट्रक्शन में तो 29 साल हमारे बचे, 29 ईयर्स बचे। तो 29 ईयर्स में आपको अकॉर्डिंगली फिक्स रेंटल इस तरीके से हर साल मिलता रहेगा, कैलकुलेट होता रहेगा। अब जो अगला एस्पेक्ट है इसका वो है वेरिएबल स्टोरेज चार्ज। बहुत अच्छा प्रोविजन है ये। यहाँ आपको जो मिलेगा ये तो फिक्स तो आपको मिलना ही मिलना है, ये गारंटेड है, फिक्स्ड है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी से कोई लिंकेज नहीं है। दूसरा इन्होंने वेरिएबल चार्जेस का जो प्रोविजन रखा, यानी 0.77, यानी 7 रुपया 70 पैसे पर मीट्रिक टन पर मंथ। ये आपको 7 रुपये 70 पैसे पर मीट्रिक टन पर मंथ, जितना आपके साइलो कॉम्प्लेक्स में स्टोरेज होगा मंथली वो एक काउंटेड होगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको वेरिएबल स्टोरेज चार्जेस मिलते रहे। और इसमें भी एक अच्छा पॉइंट ये है कि इसको भी इन्होंने इंक्रीज किया है विद द WPI और CPI इंडेक्स। सेम फॉर्मूला जो हमने स्टोरेज में लगाया था, सेम फॉर्मुलेशन से आपका यह किराया बढ़ता रहेगा, इसमें कोई डिक्रीजमेंट नहीं है। जैसे फिक्स स्टोरेज में तो 2% का रिडक्शन था, लेकिन इसमें ऐसा कोई रिडक्शन नहीं होगा। ये कॉन्टिन्यूसली आपको मिलता रहेगा जितना आपके वहां स्टोरेज रहेगा, और इसके अंदर WPI और CPI का इंक्रीमेंट एज इट इज चलता रहेगा, जैसा कि फिक्स स्टोरेज में था आपको मिलता रहेगा। हमने टेबल के माध्यम से भी आपको यहाँ क्लियर किया है कि जैसे अगर 0.77 पहले, जो कि हमारे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंगली 4th ईयर में हमें मिलना शुरू होगा, तो कॉन्सिक्वेंटली जो WPI और CPI का इंडेक्स इंक्रीज हुआ उससे ये किराया आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी पहले साल आपको 77 पैसे हैं, फिर अगले साल ये 816 यानी 81 पैसे का अराउंड आया आपका, फिर ये 870, 924, 978, ये 1040, 1109। इनडायरेक्टली अगर कहें तो 7 रुपये 70 पैसे पर मीट्रिक टन का शुरुआत था, फिर ये 8 रुपये 16 पैसे हो गया, फिर 8 रुपये 70 पैसे हो जाएगा, 9 रुपये 24 पैसे हो जाएगा पर मीट्रिक टन पर मंथ। यहाँ अगेन मैं रिपीट करूंगा कि WPI और CPI का इंडेक्स जो भारत सरकार इशू करेगी अकॉर्डिंगली इसमें कैलकुलेशंस होगी। फॉर द एज ऑफ कैलकुलेशंस जो हमने फॉर्मूला यहाँ फ्रेम किया है पिछले 3 साल का एवरेज लेके एक आपको समझाने का यहाँ प्रयास। तो फिक्स स्टोरेज आपको मिलेगा, उसके बाद आपको वेरिएबल स्टोरेज चार्जेस मिलेंगे, और तीसरा है इसमें हैंडलिंग चार्ज, यानी वहाँ लोडिंग अनलोडिंग बैगिंग, जो FCI का SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, टेंडर डॉक्यूमेंट में ये सारे चार्जेस डिफाइन है। यानी वहाँ जो भी आपके इस टाइप के खर्चे रहेंगे वो एज पर द शेड्यूल 1 ऑफ द कंसेशन एग्रीमेंट
आपको मिलता रहे। तो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट फॉर द साइलो टेंडर्स, रेवेन्यू मॉडल्स तीन पार्ट रहेंगे, फिक्स स्टोरेज, वेरिएबल स्टोरेज और हैंडलिंग चार्जेस। तो फिक्स स्टोरेज के लिए ही आपने बिड करना है। तो बिड आपकी कंपेटेबल हो, आपको ये टेक केयर रखना है, सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल बिड को सबमिट करना है। हमने यहाँ एफसीआई साइलो टेंडर पर केआईपी आपको कैसे सपोर्ट करती है, यानी इनडायरेक्टली यदि आपको टेंडर भरने का मन है, इफ यू वांट टू प्रोसीड फॉर द एफसीआई साइलो टेंडर्स, हाउ वी एट केआईपी विल असिस्ट टू यू। हम केआईपी में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, 2008 से वेयर हाउसिंग सेक्टर में एज ए लीडिंग ग्रोइंग ब्रांड्स काम कर रहे हैं। टेंडर पार्टिसिपेशन में आपको कंप्लीट असिस्ट करते हैं। इसके अलावा हम सब्सिडीज सेगमेंट पर भी काम करते हैं, जो वेयर हाउसिंग सेक्टर में साइलो प्रोजेक्ट की जो सब्सिडीज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लाइनअप की जाती है, उनमें भी हम जो बिडर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो यदि आप टेंडर भरना चाह रहे हैं, केआईपी के साथ जुड़िएगा। हम जो यहाँ स्कोप ऑफ वर्क आपके साथ शेयर कर रहे हैं, टेंडर भरने से पहले प्री टेंडर कंसल्टेशन हम आपको देंगे कि क्या टेंडर डॉक्यूमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बिडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसके बाद जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि आपका आईडी क्रिएशंस हैं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर, आपके जो टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लाइनअप होने हैं, उनकी वेटिंग्स करनी है, नेटवर्थ वेटिंग्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, ये सारा हम इसमें आपको असेस करते हैं। इसके साथ साथ हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज भी आपके लिए फ्रेम करेंगे कि आप ये जानना चाह रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली एक असेसमेंट करना चाहते हैं कि अगले 32 सालों में कैश फ्लो क्या रहेगा। आपने कॉस्ट ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अपने अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई इतनी कॉस्ट अगर लैंड की मेरी रहे, इतना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आए, इतना मैं बैंक से लोन लूं, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लूं और ये रेंट कोट करूं, तो कितने सालों में मेरा पे बैक आ जाएगा, मेरे प्रोजेक्ट का आईआरआर क्या रहेगा, टैक्स प्रोविजंस क्या रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज पे आप अपने रेंट को इवेल्युएट कर पाएंगे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की मॉडल के माध्यम से। पूरे इसमें 32 सालों का कैश फ्लो आपको मिलेगा। इवन दो ये भी मिलेगा कि अगर आप रेंट इतना डालेंगे तो क्या आपको आईआरआर रहता है, आपका बैंक लोन इतना हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को हम एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल बिड के रेट को अच्छा कंपेटेबल बना पाएंगे। तो ये सर्विसेज भी केआईपी आपको देगी यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं। इसके साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट कि जो नेटवर्थ है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग्स, मैं यहाँ रिपीट करना चाहूंगा कि हमारी जो टेक्निकल टीम है, लीगल टीम्स है, दे आर वेल एक्सपर्टीज ऑन दिस आस्पेक्ट्स, क्योंकि हमने साइलो प्रोजेक्ट्स पर टेंडर भी सबमिट किए हुए हैं। हमने साइलो प्रोजेक्ट जो लगे हुए हैं उनके सब्सिडीज और जो अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, उनके सब्सिडीज को प्रोसेस भी किया है। तो हमारे टीम के पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है कि टेंडर फाइलिंग का, टेंडर डॉक्यूमेंटेशन का जो रिव्यू कॉस्ट लगती है, उसके सब्सिडी प्रोविजंस हैं। तो आपको जो हमारी टीम की जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है उसका बेनिफिट आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं वो मिलेगा। वो जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है रिगार्डिंग नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स में, कंसोर्टियम एग्रीमेंट्स में अगर आप कंसोर्टियम बनाते हैं, बैंक गारंटी फॉर्मेट्स हैं, एफिडेविट डिक्लेरेशंस, यानी जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं स्टैंडर्ड के उसमें आपको पूरा हमारी टीम सपोर्ट करती है, ताकि आप आसानी से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है वो फ्रेम कर पाएं। इसके बाद आपका हम सबमिशंस भी इंश्योर करते हैं टाइमली, बिफोर डेडलाइंस। आपका टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड, जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल रहेगा और जो कि आपके साथ और हमारे टीम के साथ बिल्कुल एक एनडीए जिसमें लाइनअप होता है, नॉन डिस्क्लोजर्स। तो आपको वहां पे भी हमारी टीम सबमिट करती है, असिस्ट करती है, टेंडर सबमिशन इंश्योर करती है। इवन दो पोस्ट सबमिशन सपोर्ट भी आपको हमारी टीम की तरफ से मिलेगी, क्योंकि जैसे कि जैसे टेक्निकल बिड आपकी सबमिट होती है तो उसके बाद उसकी वेरिफिकेशंस होती हैं,
एफसीआई के द्वारा कोई भी क्वेरीज रेज की जा सकती है, कोई क्लैरिफिकेशन डिमांड की जा सकती है। तो आपको चिंता की जरूरत नहीं होगी। यदि आप हमारे साथ एसोसिएटेड हैं तो हमारी टीम आपका टेंडर सबमिशन होने के बाद अगर कोई ऑब्जर्वेशन उनकी आती है टेक्निकल बिड के रिगार्डिंग, क्लैरिफाई करना चाहूंगा टेक्निकल बिड्स के रिगार्डिंग, तो वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स आती है पोस्ट सबमिशंस के बाद, तो हमारी टीम की जो एक्सपर्टीज हैं वो उस चीज को लाइन अप करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे। इनडायरेक्टली टेंडर से रिलेटेड आपको A to Z सॉल्यूशंस केआईपी की टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। वी आर हैविंग ए गुड एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज रिगार्डिंग एफसीआई साइलो टेंडर्स अलोंग विद द सब्सिडी कंसल्टेशंस, क्योंकि सब्सिडीज का भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है जब आप अपना बिडिंग प्रोसेस लाइन अप करते हैं। केआईपी के साथ जुड़कर आप अपने इस टेंडर में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी व्यूअर्स पार्टिसिपेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप केआईपी की बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जैसे ही आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, आपको इसमें हमारी टीम की तरफ से जितने भी हमारे वेबिनार्स होते हैं उनमें लाइव ज्वाइनिंग्स मिलती है। लाइव वेबिनार जितने भी होते हैं 1 साल के लिए आपको फ्री ज्वाइनिंग्स मिलती है। वीकली सब्सिडी अपडेट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ वेयर हाउसिंग के जैसे ये टेंडर है, ये जो वेबिनार आप देख पा रहे हैं, इस टाइप के अपडेट्स आपको मिलते हैं। कंसल्टेंसी राउंड भी मिलते हैं। और ये सब कुछ एक बहुत ही नॉमिनल फीस, यानी जस्ट इन ₹2,500 फॉर 1 ईयर्स आप कम्युनिटी ज्वाइन करके ऐसे रेगुलर अपडेट्स भी हमारी टीम से ले पाएंगे। आगे भी अगर आप टेंडर में प्लानिंग करना चाहते हैं, कई बार ये फीलिंग आती है कि इस टेंडर को तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं इसको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आगे अगर कोई ऐसे और छोटे टेंडर भी आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन के, या अलाइड सेगमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि बायोमास ब्रिकेट्स, पैलेट्स, एमएसएमई, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट, AHIDF AI बेस्ड प्रोजेक्ट, तो ऐसे रेगुलर अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। आपके एपी की बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। होस्ट टीम से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जितने व्यूअर्स हैं उनको ज्वाइनिंग लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप के आईपी के सोशल चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी आगे जितने भी टेंडर से रिलेटेड इसमें अपडेट्स आएंगे, प्री बिड कॉन्फ्रेंस रहेगी, क्लैरिफिकेशन आएंगे, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट, यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है कि वो लिंक शेयर करें इसका, क्योंकि जितना भी मैं कंटेंट शेयर करता हूँ यूट्यूब के माध्यम से करता हूँ, आपको इस पे पर्टिकुलरली वीडियोस मिलेंगी, कंटेंट्स मिलेगा। जो भी आपके नियर डियर फ्रेंड्स बिजनेस सर्कल के जितने भी हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको प्योर टेक्निकल कंटेंट ही मिलेगा सब्सिडी सेगमेंट का। इसके अलावा एमएसएमई और एग्री इंफ्रा जो बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनका टेक्निकल कंटेंट, सब्सिडीज कैसे आप सब्सिडी प्लानिंग करें, कौन कौन सी सब्सिडी स्कीम्स हैं, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अपने नियर डियर जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव बिजनेसमैन हैं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें यूट्यूब पे मिला है, और जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ मिलती है। बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग के साथ साथ बिजनेस मॉडलिंग, बिजनेस के प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फाइनेंसिंग, स्टेचुरी कंप्लायंस, इवन दो जो टेंडर फाइलिंग्स हैं, बिजनेस प्रोक्योरमेंट फैसिलिटीज हैं, उनमें भी हम सपोर्ट करते हैं। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा केआईपी के सोशल चैनल को। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक्डइन पे अवेलेबल है। फिजिकली भी यदि आप केआईपी के ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो हम हिसार हरियाणा बेस फिजिकली हमारा ऑफिस ऑपरेट है, मेंटेन है। आप DSB 38 केआईपी कॉम्प्लेक्स, रेड स्क्वायर मार्केट, हिसार हरियाणा में फिजिकली विजिट करके भी अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं, टेंडर प्लान कर सकते हैं। वेबसाइट पे जरूर व्यूज कीजिएगा, आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा। ईमेल से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं sales@kipfinancial.com में। और यदि आप कॉल करना चाह रहे हैं तो 8683898080 पे भी कॉल के माध्यम से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स। नाउ आई रिक्वेस्ट टू द होस्ट टीम्स, इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टेंडर, टेक दियर क्वेश्चंस वन बाय वन। जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है वो प्लीज वन बाय वन ही क्वेश्चंस आस्क करें। और आप अपना जो है माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो होस्ट टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई व्यूअर्स क्वेश्चनिंग करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो वन बाय वन हम उनके साथ डिस्कशन करें। जी,
अपना माइक आप अनम्यूट कीजिएगा बोलने से पहले, ताकि आपकी आवाज हमारे तक अच्छे से पहुंच हेलो। हेलो। सके। जी सर, अपना नाम बताएं सर। सौरभ दिस साइड। कैन आई स्पीक हाँ, फर्स्ट? ग्रेट ग्रेट। जी जी, ग्रेट वेलकम सौरभ जी। हाँ जी। सर, एक दो दो तीन डाउट थे मुझे। जी सर बताएं। एक ये बताइए, जैसे 17 आपने बताया 17 प्रोजेक्ट्स हैं इन्होंने जो निकाले टेंडर में, जी और 54 जी लोकेशंस हैं। सर। तो एक राइट सर। कंपनी जो अप्लाई करेगी वो पूरे एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेगी या फिर लोकेशन के लिए अप्लाई करेगी? एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे सर। तो बेसिकली मतलब ये 17 लोगों को ही असाइन करेंगे प्रोजेक्ट, या 17 कंपनी जो भी, एनीथिंग? राइट राइट सर, राइट राइट, मतलब ओके। हमें एक प्रोजेक्ट में, जैसे आप देखेंगे, एक प्रोजेक्ट में कई लोकेशंस होंगी। तो ओके। 4 5 लोकेशंस का एक पैच है वो, इनडायरेक्टली अगर आप समझें। तो आपको पूरा एक प्रोजेक्ट के लिए ही बिडिंग करना है सर। ओके, मैं समझ जी गया। सर। और जो फिक्स्ड स्टोरेज चार्जेस हैं वो इन्होंने क्या डिफाइन करे हुए हैं, कितने होने चाहिए? इन्होंने मिनिमम कुछ रखा होगा ना? नहीं सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया इन्होंने, मिनिमम स्लैब नहीं दिया है। फिक्स ओके। स्टोरेज चार्जेस हमें बिड करना ही होगा सर। तो वो कितना आपको क्या लगता है, कितना एक्सपेक्टेड जाएगा वो प्राइस? देखिए सर, वैसे तो जो लास्ट गए हैं वो 1100 1200 के रेंज में जाते हैं। ग्यारह पर सौ रुपये 1200 रुपये पर मीट्रिक टन पर ईयर। पर ईयर? ओके। जी सर। ठीक है, समझ गया। तो बेसिकली इसमें वही ऑप्शन होगा, फिक्स स्टोरेज हाँ, चार्जेस पे? फाइनेंशियल बिड। हाँ, फाइनेंशियल बिड आपने सबमिट की फिक्स स्टोरेज चार्जेस की, तो जो ओके। L1 पे आएंगे उनको एलोकेशन है। ठीक है। और आप ये सारे प्रोजेक्ट्स की लोकेशन, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप एक बार ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स हैं? जी जी सर, बिल्कुल। आप अपना नाम नंबर आपका आएगा, हमारी टीम आफ्टर वेबिनार आपको 17 के 17 प्रोजेक्ट हैं वो सारा डिटेल्स आपको शेयर कर। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सौरभ जी। नेक्स्ट वन प्लीज। हेलो। जी सर। हाँ बोलिए सर प्लीज। हेलो, हमारी की आवाज आ रही है? हेलो। मैं आकाश गौर बोल रहा हूँ। जी आकाश जी, बोलिए सर। सर, ये साइलो में सब्सिडी का परसेंटेज कितना है कौन से स्टेट का आप करना चाह रहे हो सर? महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में? हाँ। देखिए, ये सब्सिडी जो प्रोविजन है स्टेट वाइज है, और हर एक स्टेट में अपने अपने स्टेट की पॉलिसीज होती है सर। तो महाराष्ट्र में भी कुछ सब्सिडी प्रोविजंस हैं, लेकिन मेरा सब बिल्डर से ये एक और क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि जो भी स्टेट की पॉलिसी होती हैं वो 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए इम्प्लीमेंटेड होती हैं। आप अच्छा। आज की डेट में अगर आप कोई भी बिड सबमिट कर रहे हैं और 3 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा, तो जो सब्सिडी बेनिफिट है वो हो सकता है उसमें पॉलिसी चेंज हो जाए। आप थोड़ा ये अच्छा। टेक केयर कीजिएगा जब भी आप फाइनेंशियल बिड दें। हमारा पर्सनल हाँ। ओपिनियन ये है कि आप इस फैक्टर को अभी कंसिडर ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आगे कोई चेंजेस आ जाए। आपका स्टेट स्पेसिफिक है, गवर्नमेंट अच्छा। पॉलिसी से कनेक्टेड है। सब्सिडी इज द अच्छा। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ठीक है। आपको वो टेक केयर रखना है। फिर भी जो इंफॉर्मेशन के लिए महाराष्ट्र में इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन है सर। तो जो जो भी आप लोन लेते हैं उस पे इंटरेस्ट सब्सिडीज के प्रोविजन है महाराष्ट्र की। वेयर हाउसिंग पॉलिसीज है, तो इसके कुछ अच्छा। प्रोविजन है। स्टाम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन है, वहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी का भी बेनिफिट है। जो आप लैंड बाइंग करेंगे उसमें स्टाम्प ड्यूटी का भी है। हाँ हाँ। पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ कैपिटल सब्सिडी का प्रोविजन नहीं ओके। है, ये ध्यान रखें। एंड इसमें इसमें ये सारी लैंड जो बिडर है उसी ने परचेज करनी है? इसमें लैंड एलोकेशन का भी कोई प्रोविजन है? एफसीआई अपनी तरफ से कुछ लैंड दे और बीओटी पे बनाए उसको, ऐसा भी कुछ है? देखिए, जो लैंड है वो आपको इसमें 270 270 दिन का आपको टाइमिंग दिया जाएगा बाद में, टेंडर एलोकेशन के बाद में। तो हाँ। वो जो 9 मंथ्स होंगे, 9 मंथ्स में आपको लैंड जो लोकेशंस डिफाइन है प्रोजेक्ट में, वहां हाँ। पे आपको अपनी आइडेंटिफाइड करनी है। आप बाइंग भी अच्छा। कर सकते हो और लीज पे भी ले सकते हो सर। हाँ, बट ये बिडर को ही करना है। एफसीआई जी उसके सर। अंदर, मतलब एफसीआई का कोई लैंड नहीं है, वो वहां नहीं है।
करता हूँ। राइट सर, राइट, ये बिल्डर को ही असेसमेंट करना है सर, एफसीआई का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा सर। अच्छा अच्छा, मेरा डेटा ठीक है। और कंसोर्टियम में 3 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, बिकॉज 26% का शेयर होल्डिंग अगर है तो 3 लोगों से ज्यादा कंसोर्टियम नहीं नहीं, कर पाएगा। कंसोर्टियम में मैक्सिमम 5 अलाउड हैं सर, 5 मेंबर्स अलाउड है। अच्छा, एक काम कीजिए ना सर, आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल मेरे को व्हाट्सएप, बट वो हर एक का शेयर 26% तभी जाए, 26 के ऊपर तभी जाएगा जब कंसोर्टियम में 3 ही। राइट सर, राइट, राइट, देखिए 26 और उससे ज्यादा तो का एटलीस्ट होंगे तो मिनिमम 3 लोग तो होने ही होने चाहिए सर। राइट सर, हाँ हाँ, तो मतलब 3 से ज्यादा नहीं हो मैक्सिमम पाएंगे आपके क्योंकि 5 आ सकते हैं जी, नहीं 3 से छब्बीस ज्यादा हो परसेंट का पाएगा। क्राइटेरिया है ना। जी जी जी। थैंक यू। ओके सर, ओके। भूपेंद्र जी को जानना चाह रहे हैं। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है। सर जी जो सर। इंडिविजुअल की नेटवर्थ जो कैलकुलेट होनी है, उसमें जो जी सर। assets है उनकी बुक वैल्यू को लिया जाएगा या करंट मार्केट जो भी वैल्यूएशन है उस एसेट की मार्केट? जी जी जी, देखिए जो इसके रिगार्डिंग लास्ट टाइम भी क्लैरिफिकेशन आया था कि जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं ना, बैंकिंग चैनल्स पे भी होते हैं, कई मार्केट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, जी क्योंकि कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है कि आपकी बहुत पुरानी डेट पे बाइंग हो, उसकी जो रजिस्टर्ड वैल्यू है वो बहुत कम हो सकती है, लेकिन आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकती है। राइट सर, जी तो यहाँ पे ये प्रोविजंस है कि जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करता है, अपॉन द बेसिस ऑफ दैट रजिस्टर्ड वैल्यूअर वैल्यूएशंस आपका जो चार्टर्स है उसको सर्टिफाइड करेगा सर। तो आपकी नेटवर्थ का असेसमेंट इस तरीके से इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपका होगा सर। थैंक यू सर। ओके सर। नहीं है तो 25% क्या दूंगी? नमस्कार जी, मैं सर मुकेश जिंदल। जी मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक ये पूछना चाहिए, लिक्विड जो एसेट्स हैं, जैसे एक लिक्विड एसेट होता है, आपके पास वर्किंग कैपिटल है, ये कहते हैं फिक्स एसेट्स, जी, किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल के पास, दोनों को क्लब करके नेटवर्थ बननी है या केवल लिक्विड एसेट्स को? नहीं दोनों को ही क्लब करके बनेगा सर आपका। फिक्स एसेट्स अच्छा, भी रहेंगे, लिक्विड एसेट्स भी रहेंगे, उसमें से आपकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं लोन है वो माइनस होंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी के पास 50 करोड़ रुपए के टोटल एसेट्स हैं, उसके अंदर लिक्विड एसेट 10 करोड़ के हैं और जी फिक्स एसेट्स 40 करोड़ के हैं, जी सर। लाइबिलिटी मान लो 5 करोड़ है, नेटवर्थ रहेगी 45 करोड़। उस केस में जी सर। वो लॉट हो जाता है, बाई चांस उसके जो फिक्स एसेट्स है वो सेल उस टाइम वो नहीं हो पाते, उसके पास जो उसके लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए, बैंक ने मान लो 75% देना है, 25% बिल्डर ने जी अपना सर। डालना है, तो वो जी 25% सर। कैसे रेंज कर पाएगा? मान लो उसके पास वर्किंग कैपिटल तो 10 करोड़ ही था, 40 करोड़ की तो फिक्स जी एसेट थे, फिक्स एसेट में भी हाँ तो उस टाइम ये उसके सेल ना हो, बिल्कुल बिल्कुल ये उसका अपना रिस्क है सर। इन केस जिसका अगर अपना वो risk है। नहीं कर पाया तो उसका ईएमडी उसका फॉरफिट है सर, परफॉर्मेंस गारंटी उसकी फॉरफिट है सर। ठीक, तो EMD ईएमडी कितनी है सर इसमें? ईएमडी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसका 1.25% है सर। 1.25%, और जो परफॉर्मेंस है वो 3% है। वो 3% है सर। सर इसमें कोई इंटरेस्ट सब्सिडी भी है पंजाब में पंजाब में, या पंजाब सेंट्रल में गवर्नमेंट? इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन, देखिए मैंने बताया कि हर एक स्टेट में अपने अपने स्टेट की पॉलिसीज हैं। जो पंजाब स्टेट है उसमें स्टाम्प ड्यूटी रिफंड का प्रोविजन है। हाँ जी, इसके बाद इलेक्ट्रिक ड्यूटी का exemptions है, आपकी सीएलयू फीस की एग्जाम्पशंस हैं। इंटर सब्सिडी का कोई प्रोविजन है ही नहीं सर इस वेयर तो हाउसिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी। सब्सिडी है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट से? सेंट्रल स्टेट? गवर्नमेंट से सर देखिए वैसे तो बहुत छोटे स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है, लेकिन वो 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर ही है, तो अच्छा, आप उससे ले पाएंगे उसके लाभ ऐसा नहीं, कुछ जो नहीं। 2 करोड़ वाला, ये तो प्रोजेक्ट ही सब 100 करोड़ के हैं, इसमें तो इसका मतलब कुछ मिलने हाँ वाला वो सेंटर से नहीं, यहाँ क्यों नहीं है? नहीं सेंटर से पंजाब के लिए केवल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सब्सिडी है। जी जी। वो ओनली फॉर 2 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए है।
जी सर, जी सर, जी सर। इन प्रोजेक्टों में तो एप्लीकेबल नहीं ना होगी वो, ये प्रोजेक्ट तो इनकी कॉस्ट हाँ, ये ज़्यादा है सभी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट्स की। जी जी सर, जी सर। सर इसमें ग्रेन स्टोरेज रहेंगे सेलों में, वो उसकी प्रिजर्वेशन भी नेचुरली वो सेलो ओनर जो होगा, बिल्डर होगा, उसी को हाँ करनी हाँ है। सर, वो तो सर सारा DBFFO मॉडल है ना सर। हाँ जी, आपको ऑपरेट भी आपको करना है, तभी तो वो बिल्कुल वेरिएबल चार्ज ऑपरेटर। आपको दे। इन केस मैं, क्योंकि ये जानकारी लेना चाहता, इन केस ग्रेन है, ये फूड ग्रेन है, इन केस कहीं किसी वजह से कोई खराब हो जाता है तो उसकी क्या प्रोविजन है, उसकी क्या, उसके ऊपर लाइबिलिटी क्या है देखिए बिल्डर को? इसमें, हाँ, वो इंश्योरेंस की प्रोविजन है सर, इसमें इंश्योरेंस की ठीक भी है। प्रोविजन है। इसके अलावा इनके स्टैंडर्ड SOP है, जिसमें पूरा डिफाइन होता है कि किस लेवल तक का जो नॉर्मल लॉस है दे विल एक्सेप्ट, और कोई एबनॉर्मलिटीज है उसके लिए इंश्योरेंस के प्रोविजन है। इंश्योरेंस की प्रोविजन है। जी सर, ठीक। जी सर। ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ एक, ਜਿਹੜੀ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੈਂਡ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ 25% 'ਚ ਗਿਣੀ ਜਾਊਗੀ। सर हाँ, एक जो लैंड हमने परचेज करनी है, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी लैंड की, उसकी फॉर एग्जांपल 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਿੱਲਾ बट लेना 1 करोड़ रुपए का एकड़ मिलता है, एग्जांपल लेते हैं हम, 30 एकड़ तो 20 एकड़ लेनी है तो 20 करोड़ रुपए लग गया फिक्स कॉस्ट में। क्या वो हमारा जो नेट प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूडेड है? नेट वर्थ में आएगा। हाँ हाँ, इंक्लूडेड है सर, इंक्लूडेड है सर। आपने नहीं आपने जो प्रोविजन किया हुआ है, जो एफसीआई ने मतलब, उसकी लगभग पर एकड़ पंजाब में क्या कॉस्ट लिया हुआ सर? सर वो इन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ है। उन्होंने इन्होंने डिफाइन नहीं टोटल किया। प्रोजेक्ट कॉस्ट डिफाइन, हाँ, पर इन्होंने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट डिफाइन किया हुआ है। सर इसमें जो साइलो की कॉस्ट है पर एमटी, फिक्स कॉस्ट लैंड कॉस्ट निकाल के, मतलब लैंड कॉस्ट को माइनस कर दें, तो पर एमटी अप्रोक्सीमेटली कितने पर करोड़ या पर कितना आता है पर एमटी? देखिए वैसे तो स्टैंडर्ड जो है अभी हाँ, 8,000 रुपये के अराउंड में आता है। तो आठ सर हजार रुपये पर MT फॉर द स्पोक मॉडल। ठीक है। अब और हब में? हब में ये अप्रोक्सीमेट 10 प्लस जाएगा सर, यानी 10 से 11 हजार रुपये पर MT जाएगा। 10 से 11 हज़ार। बाकी आप इसके लिए, हाँ, तो आपके टेक्निकल वेंडर्स होते हैं, वो आपको अच्छे से प्लीज गाइड एक कर पाएंगे। बार प्रोजेक्ट का जरा प्लीज एक बार फिर से एक बार बताइए तो प्लीज। हब और स्पोक के लिए कितना कितना जा सकता है पर मैट्रिक टन? हब के लिए सर 8,000 रुपये तक जा सकता है, और स्पोक के लिए 10 से 11 हजार तक जा सकता है सर। ओके। जी सर। एनीबडी अदर वांट टू आस्क? ये प्रोजेक्ट जो साइलो सर है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन का जो रॉ मटेरियल है, जो इसकी मशीन है, जो वो सब इंडिया में अवेलेबल है, अब्रॉड से इंपोर्ट करनी पड़ती है? नहीं नहीं, इंडिया में अवेलेबल है सर, काफ़ी सारे वेंडर्स हैं। अच्छा, इंडिया में और हाँ, सारा बहुत अच्छे वेंडर्स हैं। जी जी, इंडिजिनियस अवेलेबल है बहुत है। सब? जी जी सर, जी सर। हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, आपका आपका माइक म्यूट है, इसको ऑन कर लो प्लीज। जितेंद्र जी, आपने माइक म्यूट, हाँ हाँ, जी अभी ओके है। जी जी सर, जी हम जानना जी। चाहते हैं जो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट, जैसे पर एमटी कितना रहता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर चार्जेस। सर देखिए, वो अभी एक हमने असेसमेंट किया है, पर मीट्रिक टन तो हम उसको इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, लेकिन जो ओवरऑल आपका जो रेवेन्यूज आता है, हाँ जी। जो आपको रेंटल इनकम आती है, उसका एक 15% के रेंज में, 15-1% का ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपका आएगा सर इसमें। तो जो हमने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जैसे मैंने बताया था आपको, हाँ जी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज में उसका प्रोविजन किया हुआ है सर, कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है अराउंड अराउंड में आपका जितना मान लीजिए रेंट है, उसका 15% तक का आपका एज ए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में लगेगा सर। ओके। और सर, जो गवर्नमेंट की तरफ से रेंट पे होता है, वो पर मंथ होता है या पर ईयरली होता है जी? नहीं नहीं, मंथली मिलेगा सर, मंथली। ओके सर, थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर, थैंक एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, जो फिक्स रेंटल चार्जेस है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टोरेज है, मतलब स्टोरेज हो या ना हो उतना मिलेगा? यू। राइट सर, राइट। तभी उसको नाम फिक्स रेंटल है सर,
वो स्टोरेज हो या ना हो आपको मिले ही मिलेगा सर। ठीक है, और वेरिएबल वो जो आपने 7.77 बताया उस हिसाब से। राइट सर, वेरिएबल आपको जो आपके वहाँ पे जितना जितना स्टोरेज स्टोरेज। रहेगा मंथली एवरेज में। जी सर। समझ समझ गए। सर एक बात, एक क्वेश्चन और है। ये फूड ग्रेन आता है, जब भी फार्मर लेके आएगा उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहता है, कुछ डस्ट मिट्टी रहता है, उसका क्या प्रोविजन है? उसको जैसे क्लीन करने के बाद वेट होगा या पहले वेट होता है? सिस्टम क्या है इसका? सर वो तो एफसीआई लेके आएगा, आपका आपका वहाँ टेंशन नहीं है सर। वो तो नहीं, एफसीआई की बाइंग होती है मार्केट में, ठीक एफसीआई बाइंग करके लेके आएगी ठीक और है सर। उनके वहाँ जो है अनलोडिंग होगा सर। नहीं, जैसे पंजाब में अडानी का लगा हुआ मोगा में, मैंने एक दिन वैसे इसका वीडियो देखा था। जी वहाँ ट्रॉली सीधी फार्मर लेके आ रहे थे, तो ट्रॉलीज वहाँ अनलोड हो जाती थी, वो जी वहीं क्लीनिंग सिस्टम जो होने के बाद वो साइलो में चला जाता था, जी चला जी जी। जाता है। पर लेकिन उसकी जो क्लीनिंग में डस्ट निकलता है, कुछ वो निकलते हैं पार्टिकल्स और एक्स्ट्रा निकलते हैं। और राइट सर। मान लो आपने ट्रॉली ट्रॉली का पहले वेट कर लिया, तो बट नेचुरल है, उसके अंदर जो बाद में डस्ट और जो निकलेगा, जी जी। तो वो किसके खाते में जाएगा? सर वो आपके खाते में नहीं जाएगा, वो एफसीआई का पूरा एसओपी है सर वहाँ पे। अच्छा, एफसीआई का एसओपी मेंटेन होगा, एफसीआई के खुद के वहाँ पे इंडिविजुअल इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनका खुद का एक टेस्टिंग सिस्टम होता है, वो सारा उनके नॉर्म्स रहेंगे सर। और उसके जब ये स्टोरेज हो जाती है, उसकी जो देख रेख है तो बट नेचुरल उसने करनी है जो बिटर है, परंतु उसकी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल हमने आज 15% मॉइस्चर में स्टोर किया, तो विद टाइम वो 16 हो गया या 14 हो गया, 1% प्लस माइनस हो जाता है मॉइस्चर, तो उसकी शॉर्टेज या सर वो मैंने वेट गेन है। आपको सारा कंक्लूड कर दिया है सर आपको। वो एफसीआई के खुद के नॉर्म्स रहेंगे, कंसेशनल एग्रीमेंट है, वो आपको शेयर कर दिया जाएगा सर। ठीक आप है, उसके अकॉर्डिंगली सारे जो है वो लाइन अप होगा थैंक यू सर। जी। हेलो जी। उस टाइम से रिक्वेस्ट है एक समय में एक को ही परमिट करें, बाकी को मतलब आप परमिशन ना दें सर। जी सर जी सर बोलिए। सर जो ये जी कंसोर्टियम करना है तो इसमें इंडिविजुअल मेंबर्स और कंपनीज दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मिलके कंसोर्टियम बना सकती है। जी जी बिल्कुल, बिंग इंडिविजुअल कैपेसिटी, और अगर आपकी कोई अलग से कोई कंपनीज है वो भी कंसोर्टियम के मेंबर बन सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल और कंपनी मिलके भी कंसोर्टियम बन सकता है, राइट सर? जी जी राइट सर, राइट राइट। राइट, थैंक यू, थैंक यू ओके सर। सर, थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स। आई थिंक वी हैव टेक ए गुड अमाउंट ऑफ डिस्कशंस। हेलो हेलो तो इन केस यदि आपको हमारे, जी जी हेलो हेलो सर, इसके लिए कोई जो एलिजिबिलिटी है, कोई टेक्निकली एलिजिबिलिटी भी चाहिए सर? नहीं अभी नहीं चाहिए सर टेंडर के समय। बाकी इसमें दो कंडीशंस हैं, आपके पास कंस्ट्रक्शंस का एक्सपीरियंस हो, आपके पास नहीं है तो आप ऐसे किसी पार्टी के साथ टाई अप कर सकते हैं, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस हो, आपके पास नहीं है तो आप किसी थर्ड पार्टी से टाई अप करके वो सर्टिफिकेशंस लगा सकते हैं। एट द टाइम ऑफ टेंडर ये रिक्वायर्ड नहीं है, बाद में आपको देना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए कितना कितना एक्सपीरियंस चाहिए सर? अभी हेलो ऐसा इसमें नहीं सर, एटलीस्ट 5 ईयर का कंस्ट्रक्शन। जी सर। हेलो, सर एक एक वन क्वेश्चन टाइम और है जी, सर, अगर पार्टनरशिप फर्म हॉस्टल बनाए से हम जी। हेलो, जी तो अगर हम पार्टनरशिप फर्म जी जी बनाते हैं, बोलिए सर। टोटल टोटल अगर हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं जी, तो टोटल पार्टनर जी की नेटवर्थ 50 करोड़ बन सकते हैं, सबकी काउंट होगी नेटवर्थ जी उसमें जी? हेलो, हाँ तो वही तो है ना सर, कंसोर्टियम बना लेंगे ना हम, कंसोर्टियम अच्छा जी, बनाएंगे। अभी आपको पार्टनरशिप फर्म बनाने की जरूरत नहीं है। ओके सर, वो सारे जितने पार्टनर हैं उनका कंसोर्टियम बना के टेंडर सबमिट कर दें। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, क्यों। हमारे साथ लक्ष्मी नरसिम्हा जी भी जुड़े हुए हैं, तो होस्ट दे आर द वेल एक्सपीरियंस इन द साइलो कंस्ट्रक्शंस,
तो होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है लक्ष्मी नरसिम्हा जी को परमिट किया जाए। दे आर द वेल एक्सपीरियंस। लक्ष्मी जी आप आवाज सुन पाओगे, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। काफी हमारे साथ यहाँ प्रोस्पेक्टिव बिल्डर्स हैं। इन केस अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं तो लक्ष्मी जी। हाय। जी जी लक्ष्मी जी आप बोल सकते हैं सर। आई थिंक इसको सुन के ऐप पे इश्यूज है। सर इसका रेलवे साइडिंग से डिस्टेंस कितना होना चाहिए पंजाब के लिए, जैसे बठिंडा? ये सर आपका बठिंडा का है सर, तो रेफरेंस एरिया में मेंशन होता है सर सारा। ये अच्छा, बठिंडा में मेंशन है है, सर, ठीक है सर, 5 कोई बात किलोमीटर सर। वो आपको शेयर कर देंगे सर, रेलवे सारा शेयर। कि अच्छा सर, ये रेलवे जब मान लो ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है, रेलवे लाइन अंदर प्रोजेक्ट में आनी चाहिए या बाई ट्रक से मटेरियल वहां से लोड हो सकता है? सर आफ्टर हब कमीशनिंग मॉडल है जैसे। तो हब मॉडल लाइन से ही आएगा ना सर सारा। नहीं, रेलवे लाइन उसके बाद आपके प्रोजेक्ट वहाँ स्टोरेज साइलो के पास आनी चाहिए, बिल्कुल अंदर आनी चाहिए उस साइडिंग की। हाँ 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 सर, तभी तो रेलवे से परमिशन चाहिएगा ना अपने को कि जो रेल हेड पॉइंट है अच्छा, वहां से समझ लेके गया मैं, आपके साइलो की रेलवे लाइन बनेगी सर। साइलो की रेलवे लाइन लिंक होगा। ठीक ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। जी ओके सर, थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज आवर सेशंस। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, आप टेंडर भरना चाह रहे हैं, आप डिले ना कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, बैंक गारंटीज के फॉर्मेट है, नेटवर्थ असेसमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा। तो यदि आप टेंडर भरना चाहते हैं तो केआईपी के साथ जुड़कर इस टेंडर फाइलिंग की सर्विसेज का लाभ ले पाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हैं, डिस्कशंस हैं, आफ्टर वेबिनार भी आप 1-to-1 डिस्कशंस करके अपना रिजोल्व कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सभी पार्टिसिपेट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट थैंक्स, वेलकम इन केआईपी के यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करना सर, ताकि इस टेंडर से रिलेटेड आगे के जो अपडेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे सर। थैंक यू सर।